Hello, good morning everyone once again. Today we have to study a different topic, auxiliary verb, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, हिंदी में सहायक क्रिया कहा जाता है। क्या होती है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, समझ लीजिए, पहले पहचान लीजिए, फिर उसके जितने काइंड्स होते हैं वो आपको हम समझा देंगे, उनके यूजेस आपको हम समझा देंगे। ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वो शब्द होते हैं जो किसी सेंटेंस के टेंस का निर्धारण करते हैं, यानी वे शब्द जो किसी वाक्य के टेंस का निर्धारण करते हैं उन्हें ही हम हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए ही इज वॉचिंग अ मूवी, एक सेंटेंस दिया हुआ है, यहां आप देख रहे होंगे इज वॉचिंग अ मूवी। जैसे ही आप इज देखते हैं आप समझ जाते हैं कि दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है। अगर यही इज नहीं होता और इज की जगह अगर हम वॉच कर दें तो टेंस बदल जाएगा, यानी पास्ट टेंस हो जाएगा। यहीं पर विल भी लगा होता तो फ्यूचर टेंस हो जाता, यानी यही वो शब्द हैं जो टेंस का निर्धारण कर रहे हैं, जो सेंटेंस का टेंस डिटरमाइन कर रहे हैं। तो वे सभी शब्द जो किसी वाक्य के टेंस का निर्धारण करते हैं उन्हें ही हम हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? इज होता है, वॉज होता है, वर होता है, हैज, हैव, हैड होता है, विल, शैल, कैन, कुड होते हैं। ये सब हेल्पिंग वर्ब कही जाती है, ऑक्सिलरी वर्ब कही जाती है। अब ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ये ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की होती है। ऑक्सिलरी वर्ब के दो प्रकार होते हैं, जिसमें एक जो पहला होता है वो कहलाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, उसे हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राथमिक सहायक क्रिया जिसे कह सकते हैं आप। किसे क्या होती हैं ये प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होती है? वे सहायक क्रियाएं, यानी ये जितनी भी सहायक क्रियाएं थी, वे सभी शब्द जो टेंस का निर्धारण करते हैं, उन शब्दों में वे शब्द, वे सहायक क्रियाएं जो स्वयं अकेले भी क्रिया का यानी मेन वर्ब का कार्य कर देती हो, उन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरी कहा जाता है। और ये होती कौन कौन सी हैं? तो ये तीन प्रकार की होती हैं। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी तीन प्रकार की होती हैं, बी, हैव और डू। बी, हैव और डू। जो बी होता है इसके अंतर्गत 5 सहायक क्रियाएं आती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वेयर। ये जो 5 होते हैं ये बी कहलाते हैं। बी कब कहलाते हैं? तब जब ये मेन वर्ब का काम करने लगते हैं। जब ये मेन, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी जब तब कहलाते हैं जब ये मेन वर्ब का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं ही इज अ लॉयर, ही इज अ लॉयर, तो यहां आप देख रहे होंगे जो इज है वह मेन वर्ब का काम कर रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि सेंटेंस में वर्ब क्या है, क्रिया कहां है, तो आप ये कहिएगा कि यहां इज जो है वो सहायक क्रिया नहीं है, बल्कि यहां ये वर्ब बी कहा जाता है। अगर इसके साथ कोई मुख्य क्रिया होती, फॉर एग्जाम्पल ही इज मेकिंग अ नॉइज, वह शोर कर रहा है, तो आप यहां देख रहे होंगे इसके साथ मेन वर्ब भी लगी हुई है, और जब मेन वर्ब लगी होती है तब इज हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, और अगर मेन वर्ब न लगी हो तब इज, एम, आर, वॉज, वेयर को हम वर्ब बी कहते हैं। इसी तरह से जो हैव होता है उसके अंदर भी ये 3 आते हैं, हैज, हैव और हैड, जो अलग अलग टेंस में प्रयोग होते हैं। हैज, हैव और हैड ये हैव तब कहलाते हैं
जब ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं, लेकिन इनके साथ अगर कोई मेन वर्ब आ जाती है तब ये हेल्पिंग वर्ब कहलाने लगते हैं। इसी तरह से डू, डज और डिड को हम डू कहते हैं, और डू तब कहते हैं जब ये मेन वर्ब के रूप में हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं ही डज हिज वर्क, तब यहां वर्ब, तब आप यहां डज लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि यहां मेन वर्ब नहीं है इस कारण से आप कहेंगे कि यहां वर्ब डू है। यहां वर्ब डू है, लेकिन अगर होता ही डज नॉट नो यू, वह तुमको नहीं जानता है, तो आप यहां देख रहे होंगे नो मेन वर्ब है, इसका मतलब यहां जो डज है दैट इज नॉट अ मेन वर्ब बट अ हेल्पिंग वर्ब, बल्कि एक सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है। यानी वे सभी शब्द, ये जो 5 आप यहां देख रहे होंगे, 3 ये 8 और 3 11, यानी ये जो 11 सहायक क्रियाएं हैं, इन 11 सहायक क्रियाओं को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं। अब एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं कि जब भी ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं तो सामान्यतः इनके साथ जो मेन वर्ब होती है, यानी जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में होंगे, जब मेन वर्ब के रूप में होंगे तब तो ये भी कहलाते हैं, जब ये मेन वर्ब के रूप में होंगे तब तो ये हैव कहलाते हैं, जब ये मेन वर्ब के रूप में होंगे तब ये डू कहलाते हैं। लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में होंगे तो जो मेन वर्ब होती है वो इट विल बी आइदर इन वर्ब आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म। यानी इज, एम, आर, वॉज, वेयर अगर कहीं यूज किया गया है तो उसके साथ मेन वर्ब जो होती है या तो आईएनजी फॉर्म में होती है या थर्ड फॉर्म में होती है। कब आईएनजी फॉर्म में होती है और कब थर्ड फॉर्म में होती है, इसे आप टेंस में जब आप पढ़ेंगे तो वहां आपको विस्तार से आपको मालूम चलेगा। फिलहाल एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता दूं कि आईएनजी तब होती है जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है, और वह थर्ड फॉर्म तब प्रयोग की जाती है जब सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है। यानी यही दो रूप मेन वर्ब के केवल प्रयोग होते हैं, कभी भी सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वेयर के साथ प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी तरह से हैज, हैव, हैड अगर हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किए गए हैं तो इसके साथ उनकी क्रिया सदैव हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है, कभी भी सेकंड और फर्स्ट फॉर्म नहीं हुआ करती। यानी जब भी हैज, हैव, हैड आप कहीं यूज करें तो उसके साथ मेन वर्ब यूज करनी हो तो उसे सदैव थर्ड फॉर्म में ही यूज करिएगा, कभी भी सेकंड और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग न करिएगा। उसी तरह से डू, डज, डिड अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपने कहीं प्रयोग किया है तो उसके साथ जो मेन वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग करिएगा, कभी भी सेकंड और थर्ड या आईएनजी फॉर्म का प्रयोग न करिएगा। तो ये तीनों कहलाते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। एक बार फिर सुन लीजिए, इज, एम, आर, वॉज, वेयर जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तब तो वो हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, सहायक क्रिया के रूप में है तब तो वो हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, लेकिन अगर उसके साथ उनकी क्रिया न हो तो वो वर्ब भी कहे जाते हैं। अगर उनके साथ मेन वर्ब न हो तो ये तीनों हैव कहलाते हैं, अगर मेन वर्ब न हो। अब यह कि ये तीनों के तीनों अगर आपसे कहीं किसी कॉम्पिटिशन में या कोई कहता है, कोई सेंटेंस दे दे आपसे और कहा जाए कि हाँ वर्ब बी फिल करिए, तो वर्ब बी फिल करिए तो कई बार आप कंफ्यूज जाते हैं कि आखिर वर्ब बी कैसे फिल होगा। तो वर्ब बी का मतलब है कि आपको वहां पर इज, एम, आर, वॉज, वर फिल करना है। अगर आपको हैव फिल करने को कहा जाए तो वहां आपको हैज, हैव, हैड फिल करना है। अगर आपको डू फिल करने को कहा जाए तो डू, डज, डिड फिल करना है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं जिसका प्रयोग आप आगे सीखेंगे आगे की वीडियो में, जो ये बी होता है इसी के जो अलग फॉर्म होते हैं वो होते हैं बीन और बीइंग। वह इसी वर्ब बी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जो बीन और बीइंग कहलाते हैं, जिसका प्रयोग अलग अवस्थाओं में होता है, अलग कंडीशन में होता है। ये तो हो गई आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी। अब बात आती है जो दूसरा होता है यानी बी। ये हो गया एक पार्ट यानी हेल्पिंग वर्ब का एक रूप प्राइमरी ऑक्सिलरी कहलाता है, और दूसरा जो रूप होता है वह कहलाता है मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं, जो अकेले टेंस का निर्धारण कर देती हैं, यानी अकेले भी क्रिया के रूप में प्रयोग कर ली जाती हैं। लेकिन वो सहायक क्रियाएं जो अकेले क्रिया के रूप में, अकेले वर्ब के रूप में प्रयोग न हो पाती हों, वह मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं, और ये मनुष्य की मनोवृत्ति, मनोदशा का भी वर्णन करती हैं। तो ऐसी सहायक क्रियाएं जो मनोवृत्ति, मनोदशा का वर्णन करती हों
वो कहलाती हैं मॉडल ऑक्सिलरी। और यह 13 प्रकार की होती है। मॉडल ऑक्सिलरी 13 होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं? तो विल, शैल, कैन, कुड, शुड, वुड, यूज्ड टू, निडंट, डेयर टू, ये सब जो होती हैं ये कही जाती हैं मॉडल ऑक्सिलरी। मस्ट, माइट, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं। और जब भी किसी सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी प्रयोग हो तो उसके साथ अक्सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होती है। अगर बी लगा हुआ है, पैसिव वॉइस में है या किसी अन्य कंडीशन में है तो अन्य फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी के तुरंत बाद यदि कोई अन्य शब्द न हो तो जो मेन वर्ब होती है वह हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही प्रयोग की जाती है। यानी अगर किसी कंपटीशन में कहीं मॉडल ऑक्सिलरी के तुरंत बाद सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दिया गया हो तो आप समझ जाइए कि वहाँ मिस्टेक की गई है, गलती की गई है, वहाँ फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। एग्जाम में, कंपटीशन में ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से आते हैं। इन बातों को आपको डिफरेंट तरीके से यूज करना होता है और डिफरेंट तरीके से याद रखना होता है। जैसे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक सेंटेंस आपको दे दिया जाता है और उस सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ अ मिस्टेक, सेंटेंस के किस पार्ट में मिस्टेक है। और वहाँ किसी एक पार्ट में हो सकता है कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर के साथ फर्स्ट फॉर्म प्रयोग कर दिया गया हो, या विल, शैल, कैन, कुड यानी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ सेकंड फॉर्म प्रयोग कर दिया गया हो, डू, डज के साथ थर्ड फॉर्म प्रयोग कर दिया गया हो। और इस तरह की गलतियां करके आपसे इसके सही यूज का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा हो। तो इन बातों को ध्यान रखें और लिखते समय भी ये गलतियां ना करें ताकि आप उसमें सुधार कर सकें। आप देखें, पढ़ें, समझें। कुछ चीज़ें आप अपने हेल्प बुक से, जो भी आपके पास हेल्प बुक है उनमें से आप देख सकते हैं, इस वीडियो से समझ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसे कमेंट के रूप में मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे के टॉपिक्स मैं अगले वीडियो में आपको फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।